इस साल आपको दिवाली का बिग धमाका ऑफर मिल चुका है। और दिवाली का बिग धमाका ऑफर क्या है? करियरविल एप्लीकेशन पर, करियरविल एप्लीकेशन पर सारे के सारे जो कोर्सेस है वो हो रहे हैं मात्र 599 रुपए में। जी हाँ, सही सुना आपने बिल्कुल, कि करियरविल एप्लीकेशन पर कोई भी बैच आप परचेस कर सकते हैं मात्र 599 रुपए में। तो जितने भी आपके दोस्त भाई बंधु है ना, जितने भी लोग हैं, सब तक ये खबर फैला दो कि भैया अब 599 रुपए में हम कोई भी बैच परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, मात्र 599 रुपए में। चाहे आपको मैथ्स स्पेशल लेना है, चाहे राकेश सर का बैच हो, गगन सर का बैच हो, चाहे आपको रीजनिंग स्पेशल बैच लेना है, चाहे आपको इंग्लिश स्पेशल बैच लेना है या जीएस स्पेशल बैच लेना है, कोई भी बैच है ना, कोई भी बैच अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वो मात्र मात्र 199 रुपए में, है ना, 199 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर आपको एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे। एयरपोर्ट पे कैसे घेर लोगे? आपको हमारी फ्लाइट का टाइमिंग नहीं पता होगा, हम किस टाइमिंग से हैं, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, कि कोई भी बैच बेटा, वीओडी बैच हो, लाइव बैच हो, करियरविल एप्लीकेशन पर कोई भी बैच मात्र एक 599 रुपए में। 199 रुपए में राकेश सर का रेलवे का बैच है। 199 रुपए में राकेश सर का रेलवे का बैच है, रेलवे वाला जो रेलवे स्पेशल बैच है वो मात्र और मात्र 199 रुपए में है राकेश सर का, है ना। इसके अलावा जितने भी बैच हैं करियरविल एप्लीकेशन पर वो मात्र 599 रुपए में। चाहे वो लाइव बैच हो, चाहे वो वीओडी बैच हो, या लाइव प्लस वीओडी। और रीजनिंग का तो बेटा लाइव प्लस वीओडी आप लोगों को दिया जा रहा है। रीजनिंग का लाइव प्लस वीओडी आप लोगों को दिया जा रहा है दिवाली ऑफर। तो भैया ये बिग अनाउंसमेंट है दीपावली पर, है ना। और जिसकी अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर पहले हुई है, बुक पर ऑफर देंगे। चलो बुक पर भी ऑफर का प्लान बनाते हैं दिवाली पर। एक बार ये कल पटना का सेमिनार कर ले, फिर बुक पर भी ऑफर का प्लान बनाते हैं। ठीक है जी हाँ। हाँ जी, रेलवे रतन सीरीज में रीजनिंग देखो, रीजनिंग स्पेशल मैं अपने आईटी चैनल पर लेकर आ रहा हूँ ना। रेलवे की जो सीरीज है, रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहा हूँ। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। ठीक है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं। रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज मंडे से शुरू करने जा रहे हैं, समझ रहे हो, मंडे से स्टार्ट हो रही है सीरीज। ठीक है, एयरपोर्ट पर तंबू डालकर बैठ जाएंगे। कल नहीं, पटना तो हम आज ही आ रहे हैं, आज रात को ही हम पटना में लैंड कर जाएंगे। ठीक है जी हाँ, पटना तो हम अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, मैं आप लोगों की क्लास लूंगा और आप लोगों की क्लास लेते ही पटना के लिए रवाना हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, मतलब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। हाँ जी, और ये बिग अनाउंसमेंट आप लोगों को मिली गई है ना। सारे के सारे बैचेस 599 में है। रेलवे जो स्पेशल बैच है राकेश सर का, सिर्फ वो 199 में है। उसके अलावा बाकी सब 599 रुपए में। जो मर्जी वो लूट लो, लूट, सेल लगी है, सेल, है ना, ये सेल लगी है जी। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एनालिटिकल रीजनिंग, विश्लेषणात्मक जो रीजनिंग है, विश्लेषणात्मक जो तर्क शक्ति है, वो अभी चल रही है। और कल की तो क्लासेस छुट्टी रहेगी भैया, पटना से कैसे लाइव लेंगे आपकी क्लास। हमने अजम्पशन कर लिया, हमने कंक्लूजन कर लिया, हमने आर्गुमेंट कर लिया, हमने कॉजन इफेक्ट कर लिया, हमने कोर्स ऑफ एक्शन कर लिया। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, 5 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं रीजन एंड असर्शन। अच्छा, ये जो रीजन एंड असर्शन चैप्टर है ना, रीजन एंड असर्शन, ये जो रीजन एंड असर्शन टॉपिक है, बेसिकली ये जो रीजन एंड असर्शन चैप्टर है ना, जिसको हम कारण और कथन कह सकते हैं, कारण और अभिकथन। एक तो आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो कॉज एंड इफेक्ट था। क्या था? कॉज एंड इफेक्ट।
लेकिन ये क्या है, ये है कारण और अभिकथन। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर ना दो स्टेटमेंट होते हैं, हमें बस चेक करना होता है वो दोनों कथन ट्रू है या फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये साइंस पर ज्यादा बेस्ड होते हैं, साइंस पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, साइंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, ठीक है। या फिर किसी ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट पर आधारित होते हैं, ट्रू इवेंट पर। समझ रहे हो, ये जो स्टेटमेंट है ये साइंस और ट्रू इवेंट पर बेस्ड होता है। हमें इस चैप्टर में ये पता लगाना है कि जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं हमारे वो ट्रू हैं या फॉल्स है ना। हमें ये पता लगाना है जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे ट्रू हैं या फॉल्स है। तो रीजन असर्शन जो टॉपिक है वो साइंस पर बेस्ड चैप्टर है, और इसमें इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के बारे में पता लगाना है कि जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं हमारे वो ट्रू हैं या फॉल्स है। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। कंक्लूजन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन एंड रीजन। हाँ जी, क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को। जी हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ जी, कम ऑन। अब बताओ ये जो दो कथन आपके सामने लिखे गए हैं इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये जो दो स्टेटमेंट है आपके सामने, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। बेसिकली आपको ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली आप लोगों को ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है ना। ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करो फटाफट से, जल्दी से। ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सर आप लोगों को छूने का मौका मिलेगा या फिर दूर से ही देख पाएंगे। यार हम भी आप लोगों की तरह इंसान ही है, कोई हम कोई हमारे वही हड्डी वही खाल है जो तुम्हारे अंदर है। ऐसा थोड़ी कि हमारी जो स्किन है कोई स्पेशल स्किन है। हाँ, बिल्कुल हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे, आप लोगों के साथ सेल्फी लेंगे, आप लोगों के साथ फोटो खिंचाएंगे, आपके गले में है, आपके गले में हाथ डाल के। चिंता क्यों कर रहे हो। हैंड राइटिंग नोट्स ओपन नहीं हो रहे, जल्दी से ओपन हो जाएंगे, चिंता मत करो। पीएनजी अपलोड हो रही होगी, क्यों नहीं हो रही होगी। चलिए साहब, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या हम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में कंफर्टेबल फील करते हैं। वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जब बेटा गर्मी बहुत ज्यादा होती है या फिर जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जब गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो क्या हमें कंफर्टेबल फील होता है। सर बिल्कुल गलत बात है, किसने कह दिया कि गर्मी और ह्यूमिडिटी में हमें कंफर्ट फील होता है। ये किसने कह दिया है, ये किसने कह दिया कि गर्मी और ह्यूमिडिटी में हमें कंफर्ट फील होता है। ये तो बिल्कुल साफ साफ गलत बात है। गर्मी में तो भैया पसीने आते हैं, चिपचिपी। ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है, उमस बढ़ने लगती है तो शरीर तो चिपकने लगता है ना। दूसरा, स्वेट इवापोरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है। क्या जो पसीना है ना, स्वेट इवापोरेट्स होता है फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो क्या पसीना जल्दी से इवापोरेट होता है। सर ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे है ना, आपके हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ ओपन नहीं हो रहे हैं, चलो मैं बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अभी तो देखो हम पटना के लिए निकलना है। अब ये सारी जो सब आपकी जो समस्याएं हैं वो मंडे को आके सुनेंगे हम, ठीक है। मंडे को आके सुनेंगे, मंडे से पहले कुछ नहीं। हाँ, चलिए अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही हम फ्लाइट में बैठेंगे हम वहां से वीडियो बना देंगे लाइव कि हम कौन कौन एक साथ, क्योंकि काफी सारे टीचर्स ना फ्लाइट में बैठ रहे हैं। एक एक सारे टीचर एक साथ एक ही फ्लाइट में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग फ्लाइट में अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं। तो मैं जिस फ्लाइट में बैठूंगा, जैसे ही मैं यहाँ से टेक ऑफ करूंगा दिल्ली से, मैं बता दूंगा। और जैसे ही हम पटना पे लैंड कर जाएंगे मैं बता दूंगा लाइव आकर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लाइव आकर बता देंगे, चिंता मत करो, है ना। हाँ जी, जब अब यार पढ़ लो यार, तुम इतने एक्साइटेड हो रहे हो। स्वेट इवापोरेट्स फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट है। तुम्हें 599 से ज्यादा, तुम्हें 599 से ज्यादा पटना आने की खुशी मेरे को ज्यादा लग रही है। 599 एक तरफ, लेकिन हम लोग पटना आ रहे हैं उसका ज्यादा एक्साइटमेंट है आप लोगों को है। करियर वाले एप्लीकेशन पे सारे बैच 599 में हो गए, उसका इतना एक्साइटमेंट नहीं लग रहा जितना एक्साइटमेंट आपको इसका लग रहा है।
चलिए, क्या स्वेट इवोपरेट फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट? क्या ह्यूमिडिटी में स्वेट जल्दी से इवोपरेट होता है? नहीं सर। पसीना ना चिपकने लगता है। पसीना क्या होता है? पसीना चिपकने लगता है। ह्यूमिड, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज्यादा पसीना क्या होगा? उतना ज्यादा पसीना चिपकने लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है ना? तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, बोथ बोथ ए एंड आर फॉल्स। यहाँ पे दोनों ही कथन, है ना, यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन असत्य है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन असत्य है, ए और आर दोनों ही असत्य है। हाँ जी, यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही कथन असत्य है, बिल्कुल असत्य है। कम ऑन, नेक्स्ट। शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है। शिमला जो है दिल्ली की तुलना में, शिमला जो है दिल्ली की तुलना में ठंडा है। शिमला दिल्ली की तुलना में, शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है ना? दिल्ली की तुलना में, ये बात सच है कि झूठ है कि जो भैया हमारा शिमला है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है कि नहीं है? सर ये बात बिल्कुल सच है कि जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है ना? जो शिमला है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, शिमला इज एट हायर ऑल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। जो दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पर है, सर ये बात भी बिल्कुल सच है कि दिल्ली की तुलना में जो शिमला है वो अधिक ऊंचाई पर है। दिल्ली की तुलना में जो शिमला है वो अधिक ऊंचाई पर है। दोनों ही बातें सत्य हैं यहाँ पर। अच्छा, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये बताओ। क्या वाकई में यही कारण है शिमला के ठंडे होने के पीछे? क्या ये जेन्युइन रीजन है कि शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है? सर ये जेन्युइन रीजन है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंचाई पर हम जाते जाते हैं, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे हम चढ़ते जाते हैं, उतनी ज्यादा ठंड हमें महसूस होने लगती है। आपको पता है स्पेस में कितना टेम्परेचर है? स्पेस का टेम्परेचर आपको पता है? स्पेस का टेम्परेचर कितना है? कुल्फी जम जाती है, कुल्फी। अगर विदाउट स्पेस शूट हम स्पेस में निकल गए ना, तो बर्फ जम जाएगी हमारी, ये समझ लो। इतना -डिग्री सेल्सियस है। और पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर चलते चले जाओगे उतनी ही ठंड महसूस होती चली जाएगी। रीजन क्या है? अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो गलत कंसेप्ट है ना। देखो, सूरज सर पृथ्वी से दूर है, सूरज सर पृथ्वी से दूर है। तो जब सनलाइट अर्थ पे आ रही है, सनलाइट ऐसे अर्थ पे आ रही है ना, ऐसे अर्थ पे, तो सर, जितना हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो उतना तो सर हम सन के नजदीक पहुंचेंगे। तो सर अगर हम सूरज के नजदीक पहुंचेंगे, अगर हम सूरज के नजदीक पहुंचेंगे तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी ना। तो सर टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। क्यों? अगर हम सूरज की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, जबकि टेम्परेचर घट क्यों जाता है? जब हम पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं सूरज की तरफ तो टेम्परेचर बढ़ने की जगह घट क्यों रहा है? सर इसलिए घट रहा है क्योंकि जो सनलाइट आ रही है ना, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है स्पेस में जो हीट को रोक सके। समझ रहे हो? वो डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे आ रही है, तो जो हीट है वो अर्थ पे रुक रही है, और यहां से हीट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। समझ रहे हो? तो जो चीज पृथ्वी के जितनी सरफेस पे होगी उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि वहां पे हीट जाकर रुक जा रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऊपर कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पे सनलाइट महसूस ही नहीं होती है ना? तो जितना जितना ऊपर चलते चले जाओगे उतनी ज्यादा ठंडक बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है? ये क्या है? ये परफेक्ट परफेक्ट रीजन है शिमला का ठंडा होना दिल्ली की तुलना में। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्यान नहीं है। गलत जवाब। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्यान है। आर ए की सही व्याख्यान है, बिल्कुल सही व्याख्यान है ना? बिजनौर विजनौर सब आ जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ जी। मेरा बस चले तो मैं कल दिवाली की घोषणा कर दूं, इतना एक्साइटमेंट, वाह, गजब एक्साइटमेंट है यार तुम लोगों के अंदर। बहुत। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है। आप लोगों को पता है जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज होता है, जब उसमें गैस लीक होती है तो हमें स्मेल आने लगती है ना दूर से ही। हाँ सर, बिल्कुल स्मेल आने लगती है। 100% स्मेल आने लगती है। बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, जेन्युइन स्टेटमेंट है, डेफिनेटली ट्रू है। एलपीजी हैज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना डाउट है। बेसिकली जो एलपीजी है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी है सिलेंडर में, उसमें स्मेल होती ही नहीं है। पहली बात, एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होती। स्मेल पता है किसमें होती है? एलपीजी में स्मेल नहीं होती। स्मेल होती है कहाँ गया हमारा इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन में स्मेल होती है। इथाइल मरकैप्टन जो होता है ना, उसमें हमारी स्मेल होती है ना। घरेलू गैस में ना इथाइल मरकैप्टन, यही शायद फॉर्मूला है ना, इथाइल मरकैप्टन का। मेरे ख्याल से ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये बन गया C3, नहीं, H3C2H3C2H6। और ये क्या हो गया? ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, बताना। ये शायद इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ना, इथेनॉल जिसको कहते हैं इथेनथियोल। इथाइल मरकैप्टन हम मिलाते हैं, और मेरे ख्याल से इस इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है एलपीजी में। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती। ये क्या है बेटा? ये तो कार्बन है। ये क्या है हमारा? ये तो कार्बन है। हाँ जी भैया, पटना जाने से रिलेटेड एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, तो बस उसी कॉल को हम अटेंड कर रहे थे। हाँ, तो ये कोई फॉर्मूला बता रहा था C2H6। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये जो होता है ये कार्बन होता है। आप लोगों को पता है, ये ब्लैक ब्लैक जो है वो कार्बन है, ब्लैक कार्बन है। और व्हाइट क्या है? हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। और ये पीला पीला बेटा सल्फर होता है।
सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? SH होता है सल्फर का। सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6HS, C2H6SH। तो ये इथाइल मरकैप्टन होता है, और ये इथाइल मरकैप्टन हम एलपीजी में मिलाते हैं, और इस इथाइल मरकैप्टन की ही स्मेल होती है जो हमें आती है। बेसिकली एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो स्मेल होती है वो किसकी स्मेल होती है? वो इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है। वो किसकी स्मेल होती है? इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है। एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है CH3CH2OH होगा। CH3, ये तो हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया OH। यार ये ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन थोड़ी है भाई, ये सल्फर है ना। सल्फर का S होता है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इथाइल मरकैप्टन फॉर्मूला क्या है? हैं? इथाइल, हाँ थोड़ा सा ना हमें भी डाउट है। इथाइल मरकैप्टन फॉर्मूला बेटा यही होता है, C2H6S। ये सिर्फ S होता है, S हमने H गलत लिख दिया। ये सल्फर होता है ना, सल्फर, C2H6S। CH3CH2SH, यार सही तो था, CH3CH2SH, SH ही लिखा हुआ है। सल्फर का फॉर्मूला ये क्या करवा रहे हो? SH ही होता है बेटा इथाइल मरकैप्टन। एथिथिनॉल बोलते हैं इसको। CH3CH2SH बिल्कुल सही है बेटा। हाँ जी, यही होता है इथाइल मरकैप्टन, CH3CH2SH। एकदम एल्कोहल का होगा ना, लेकिन एल्कोहल थोड़ी है। OH, C2H5SH, C2H5, हाँ ये H5 होगा, C2H5SH, ये गलती हो गई। हाँ H5 होगा, 1 2 3 4 5, और ये SH हो गया। सही है, सही है, सही है। गलती ये हो गई थी हमसे, यहाँ पे H6 कर दिया हमने। H5 और H इधर लगाओ। CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये हो गया SH। अब ठीक है? अब ठीक है ना? अब सही है। हाँ सल्फर S होता है। हाँ अब तो सही है ना? ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया SH। अब तो ठीक है। हाँ जी, तो स्मेल जो होती है ना एलपीजी में, स्मेल बेटा इसकी होती है, इसकी स्मेल होती है। एलपीजी की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है जी। चलिए साहब, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। ये किसका क्वेश्चन आ गया? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। हम काले धन की वृद्धि के जांच करने में विफल हैं, बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है, हम काले धन की वृद्धि पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हम काले धन की वृद्धि का पता नहीं लगा पा रहे हैं और महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। देखो ब्लैक मनी से क्या होता है? ब्लैक मनी से होता यह है, कोई भी प्रॉपर्टी है फ्लैट, है ना। जैसे हम दिल्ली में जो रहते हैं, ठीक है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है, तो उस एरिया में जो हम जिस फ्लोर पे रहते हैं, उस एक फ्लोर की जो कीमत है बेटा, वो 4 करोड़ के आसपास है, 4 करोड़, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम उसका, है ना, ये जो 4 करोड़ कीमत है ना फ्लैट की, पता है ये 4 करोड़ कैसी कीमत है? ये कैश पेमेंट है। ये ए पार्ट नहीं है। मतलब एक तो होता है ए पार्ट, एक होता है बी पार्ट। बी पार्ट मतलब कैश पेमेंट। तो अगर मैं इस फ्लैट की ओरिजिनल कीमत की बात करूं ना, जो सरकार की तरफ से इस फ्लैट की जो कीमत है वो है 60 लाख रुपए, है ना। लेकिन फ्लोर बेच कितने में रहे लोग? 4 करोड़ रुपए में। तो 60 लाख का जो फ्लोर है वो 4 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। 3.5 करोड़ रुपए क्या लिए जा रहे हैं लोगों से? कैश लिए जा रहा है, कैश। तो ये कैश क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लैक मनी। दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लैक मनी, जो सरकार की नजर में है ही नहीं। ये ब्लैक मनी का पार्ट है ना, ये तो सरकार की नजर में नहीं है। तो लोग ये काम कर रहे हैं, बताओ। तो जब तक काले धन का पता नहीं लगेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। हाँ जी।
कम ऑन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया था। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे हाथ की पैर की हड्डी टूट जाती है, जब हमारे हाथ की पैर की हड्डी टूट जाती है ना, हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, तो भैया हम ये वाला प्लास्टर यूज करते हैं ना। डॉक्टर कौन सा प्लास्टर यूज करता है? डॉक्टर ये वाला प्लास्टर यूज करता है हड्डियों को जोड़ने के लिए। ये पता है क्या है? दिस इज पीओपी, दिस इज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, ये वही पीओपी है जो हमारे घरों में यूज होती है। हमारे घरों में पीओपी यूज होती है। आपका जब घर बनता है तो घर की डेकोरेशन में, ये जो घर की डेकोरेशन में यूज कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो अ पीओपी। ठीक है, ये वही पीओपी है जो डॉक्टर डॉक्टर हड्डी को जोड़ने के लिए यूज करता है। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो डॉक्टर यूज कर रहा है, जो डॉक्टर यूज कर रहा है, जो राज मजदूर यूज कर रहा है, ये दोनों सेम है। ये भी पीओपी है और ये भी पीओपी है। समझ रहे हो? यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। When plaster of Paris is mixed with water and applied around the fractured limbs, it sets into a hard mass। ये कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाते हैं ना, वो एक सॉलिड बन जाता है। तो बेटा इस पीओपी में पानी मिलाते देख रहे हो कितनी कठोर बन जाती है। तो ये बात बिल्कुल सच है, और यही कारण है, यही कारण है कि वो पानी मिलाने पे एक हार्ड मास में तब्दील हो जाता है। इसी कारण से डॉक्टर पीओपी का यूज करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। यही कारण है कि डॉक्टर पीओपी का यूज करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्या हम सर्दियों में बेटा सफेद कपड़े पहनते हैं? गलत जवाब। सर्दियों में हमेशा डार्क क्लॉथ पहने आते हैं, है ना, गहरे रंग के कपड़े, काले रंग के कपड़े। क्यों पहने आते हैं? क्योंकि वो फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, व्हाइट कलर के, वो तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। तो सर्दियों में कभी भी लाइट नहीं, सर्दियों में हमेशा डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर और हीट। सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक हैं। सफेद कपड़े गर्मी के अच्छे परावर्तक हैं, ये बात है। व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर, ये बात बिल्कुल सच है कि जो व्हाइट क्लोथ्स हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। किसके? हाँ जी। तो जो व्हाइट क्लोथ्स वाले कपड़े होते हैं वो अच्छे परावर्तक होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है, ये बताओ। जो सोडा है क्या वो पेट में एसिडिटी पैदा करता है? अच्छा, जब हमारे एसिड बनता है पेट में, तब एसिड बनता है तो हम क्या पीते हैं एसिड को दूर करने के लिए? इनो पीते हैं। इनो क्या होता है? इनो सोडा होता है। इनो क्या होता है? इनो जो है एक सोडा होता है, सोडा। तो एसिडिटी को खत्म करता है सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है वो एसिडिटी पैदा नहीं करता, एसिडिटी को खत्म करता है। बेकिंग सोडा एसिडिटी को क्या करता है? खत्म करता है। कुछ लोग ना, जब एसिड बनता है, कुछ लोगों के जब एसिड बनता है तो पता है क्या पीते हैं लोग? वो एसिड बनने पर ना नींबू पानी पीते हैं। क्या पीते हैं? नींबू पानी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नींबू अपने आप में क्या है? नींबू अपने आप में एसिड है, और तुम्हारे एसिडिटी हो रही है, तुम नींबू पानी पी रहे हो यानी कि और एसिड बढ़ा रहे हो। तो हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में, जब भी आपको एसिडिटी की दिक्कत हो तो आप जिंदगी में कभी भी नींबू पानी मत पीना। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो कभी भी नींबू पानी मत पीना। क्योंकि नींबू पीने से तो गैस और बढ़ती है, एसिडिटी और बढ़ती है, एसिडिटी कम नहीं होती। नींबू एसिडिटी को कैसे कम कर देगा? नींबू तो क्या है? नींबू तो खुद अम्ल है, अम्ल। समझ रहे हो? तो लोगों का भ्रम रहता है, वो कहते हैं ना जलन हो रही है सीने में, एक नींबू पानी पी लेते हैं सही हो जाएगी जलन, है, नींबू चाट लेते हैं। तो नींबू चाटने से बेटा जलन सही नहीं होगी, जलन ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेगी। समझ रहे हो? हाँ जी। तो एसिडिटी जब भी हो, गैस की प्रॉब्लम जब भी हो, हमेशा क्या पीते हैं? हमेशा सोडा पीते हैं। क्योंकि सोडा जो होता है वो एल्कलाइन होता है। सोडा एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता, क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? क्षारीय होता है।
पता नींबू पानी कब पीना चाहिए? नींबू पानी तब पीना चाहिए जब हमने खाना यहाँ तक खा लिया भरपेट, है ना, हमने भरपेट अगर खाना खा लिया, है ना, हमने भरपेट खाना खा लिया, समझ रहे हो, और यहाँ तक हमारा खाना भर गया और खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पानी पीते हैं। नींबू पानी किस लिए पीते हैं? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको डाइजेशन की दिक्कत है, अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ना, इसका मतलब आपके पेट में अम्ल कब बनना है, तो अम्ल कम बनना है, उसको बढ़ाने के लिए नींबू पानी पीते हैं। तो नींबू पानी डाइजेशन के लिए तो ठीक है ना, कि खाने को जल्दी डाइजेस्ट कर देगा। भर पेट खाना खा लिया तब नींबू पानी पियो। लेकिन अगर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है, खाली पेट हो, तो खाली पेट हमेशा सोडा पीना चाहिए, है ना, ये खाली पेट, और ये नींबू पानी पीना चाहिए भरे पेट। ये खाली पेट और ये भरे पेट। चलिए, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है मेरा दिसंबर में, रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बस रीजनिंग का काम। अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मेहनत करो, ईश्वर पे भरोसा रखो, बात खत्म। मेहनत करो और ईश्वर पे भरोसा रखो, बात खत्म। सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ पढ़ा देंगे यार, चिंता क्यों कर रहे हो। बेकिंग सोडा डू नॉट क्रिएट एसिडिटी, वो एसिडिटी को खत्म करता है बेकिंग सोडा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो यह हवा में नमी को अवशोषित कर लेता है। जब भी हम आम नमक को खुला रखते हैं तो यह हवा में नमी अवशोषित कर लेता है। देखो नमक में सीलन पैदा हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। जैसे ही हम नमक को, है ना, जब खुली हवा में रख देते हैं तो वो सील जाता है। आपने देखा होगा जब बारिश के दिन होते हैं, है ना, जब रेनी डेज होते हैं, तो नमक की डिब्बी के ऊपर पूरा पूरा नमक जम जाता है ना, नमक में सीलन पैदा हो जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड होता है तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ से आ गया? सोडियम क्लोराइड होता है तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ से आ गया है? भैया ये जो सीलन आ रही है ना, सीलन मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से ही आ रही है। जो हमारा नमक होता है ना उसमें इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज, और ये जो इम्प्योरिटीज है ना, यही है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो इम्प्योरिटीज है यही मैग्नीशियम क्लोराइड है। और इसी कारण से नमक हमारा सीलन आ जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड है जो एयर के कांटेक्ट में आके, है ना, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके नमक को क्या कर देता है? पानी भर देता है नमक के अंदर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से ही नमक में सीलन आती है। हमारा नमक जो होता है वो एकदम प्योर नहीं होता है NaCl, उसके अंदर इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, उसी कारण से नमक में सीलन पैदा होती है। NaCl में सीलन नहीं आती है, सीलन आती है उसमें इम्प्योरिटीज होने की वजह से। समझ रहे हो? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कई, जब आप मुंबई गए होगे, या अगर आप गोवा गए होगे कभी भी, मुंबई या गोवा या फिर किसी भी कोस्टल एरिया में अगर आप गए होगे, तो वहां आपने देखा होगा नमक की शीशी के अंदर कुछ डला रहता है जिससे नमक में सीलन नहीं आती है। बताओ क्या चीज डला रहता है? नमक की शीशी के अंदर क्या चीज डली रहती है जिससे नमक में सीलन पैदा नहीं होती? तो बेटा नमक की शीशी के अंदर ना, अगर आप चावल के दाने डाल दो, अगर नमक की शीशी के अंदर चावल के दाने डाल दो तो नमक में सीलन पैदा नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो चावल होते हैं ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने कई जगह देखा होगा नमक की शीशी के अंदर चावल के दाने मिक्स कर देते हैं। अब आप रेनी डेज, जब भी बेटा बारिश के दिन हो ना और आपके घर में नमक की शीशी, नमक में सीलन अगर आ रही है, तो आप लोग ना नमक में क्या डाल देना, अपने घर में चावल के दाने डाल देना, आपकी मम्मी खुश हो जाएगी। है, मोबाइल फोन जब पानी में गिर जाता है तो मोबाइल फोन को धूप में रखते हैं, और अगर मान लो धूप नहीं आ रही है, अगर मान लो रात का समय है धूप नहीं है, तब हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन को चावल के डिब्बे के अंदर घुसेड़ देते हैं। पूरे मोबाइल फोन को चावल के डिब्बे के अंदर डाल दो, तो मोबाइल के अंदर जितना पानी है सब चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे, चावल के दाने। समझ रहे हो? हाँ जी। तो चावल बहुत काम की चीज है, तुम्हारे मोबाइल को पानी से बचा सकती है, तुम्हारे नमक को सीलने से बचा सकती है। तुम्हारे अंदर भी सीलन आ रही है तो तुम भी अपने अंदर चावल डाल लो, है ना। हाँ जी।
लेकिन बेटा चावल पके हुए नहीं, चावल कच्चे, चावल पके हुए नहीं, कच्चे चावल। पके हुए चावल में तो खुद ही पानी पके हुए चावल में तो खुद ही पानी होता है, कच्चे चावल डालने हैं, कच्चे चावल, समझ रहे हो, कच्चे चावल डालने हैं। हाँ तो बेटा चावल के डिब्बे में पैसे इसलिए छुपा के रखते हैं ना कि पैसे खराब ना हो, नोट हमारे करारे के करारे रहे। करारा नोट तुम चावल के डिब्बे के अंदर डालो, वो करारा ही रहेगा, वो कभी सीलेगा नहीं, लुजगुन नहीं होगा, उसमें कभी मॉइस्चर नहीं आएगा, वो एकदम करारा का करारा निकलेगा चावल के डिब्बे में से, है ना। इसीलिए पुराने जमाने में जो कागज के नोट होते थे, महिलाएं छुपाने के लिए चावल के डिब्बे में डाल देती थी, उसके पीछे का कारण ये है, क्योंकि वो नोट खराब नहीं होते उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 का आर रिपीट कर दो, क्वेश्चन नंबर 8 का आर रिपीट कर दो। आर, बेटा कॉमन सॉल्ट जो होता है वो NaCl होता है, लेकिन उसमें ना इम्प्योरिटीज होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की, है ना। तो ये बात एकदम सच है, सॉल्ट में इम्प्योरिटीज होती है। हमारा जो नमक है ना, आम नमक खाने वाला, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, उसी की तो इम्प्योरिटीज है, जिसी की वजह से नमक में सीलन पैदा हो रही है। तो यही एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसी की, है ना। हाँ जी, सेमिनार में नाम ले लीजिएगा। हाँ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय वर्ग पिघल रही है, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और उससे ध्रुवीय वर्ग पिघल रही है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो रीजन असर्शन में, सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। ये साइंस पर आधारित है, इकोनॉमिक्स या फिर किसी ट्रू इवेंट पर आधारित प्रश्न है ये। जब कोई शरीर पूरी तरह से आंशिक रूप से तरल में डूबा होता है तो उसके वजन में कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जब किसी भी चीज को हम पानी में डुबोते हैं तो वो हमें हल्की महसूस होने लगती है। जब किसी भी वस्तु को पूरी या आंशिक रूप से हम उसको में डुबो देते हैं तो हमें वो हल्की महसूस होने लगती है ना, हल्का हल्का हल्कापन लगने लगता है उसमें, बिल्कुल सही बात है। द डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, बिल्कुल गलत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है बेटा, एक उत्प्लावन बल लगता है। कोई भी चीज हमें हल्की महसूस क्यों होती है, जब हम उसको डुबोते हैं तो जो है ना, जितना वो पानी डिसलोकेट होगा वहां से, उतना ही प्रेशर नीचे से लगता है। बायोन्सी फोर्स जिसको कहते हैं, उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से वो वस्तु हमें हल्की लगती है, ना कि उच्च घनत्व के कारण। उच्च घनत्व के कारण नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से वो वस्तु हमें हल्की लगती है, समझ रहे हो, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि एक उत्प्लावन बल लगता है, एक बायंसी फोर्स लगता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम्म, हाँ जी, ऑप्शन सी इज द। ए वाला नहीं समझ आया, जब कोई शरीर पूरी तरह आंशिक रूप से तरल में डूबा होता है तो उसके वजन में कमी होती है, सही बात है, वजन में कमी तो ही होती है, और क्या होती है वजन में, वजन में कमी नहीं होती जब किसी चीज को पूरी तरह से आंशिक रूप से है। हम्म, कोई भी वस्तु जब पानी में डूबती है तब वो हल्की महसूस होती है हमें। चलिए साहब, नाइन्थ बता दीजिए, नाइन्थ में क्या दिक्कत है। कार्बन डाइऑक्साइड से वृद्धि, ध्रुवीय जो हमारी देखो ग्लेशियर जो बर्फ है जो पोलराइज है वो, आप लोगों को पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है CO2 और ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन है वो ठंडी होती है और जो CO2 है वो गर्म होती है, गर्म। आपने ये एहसास किया होगा ठंड जब पड़ती है, जब ठंड पड़ती है जब ठंड पड़ती है तो हम रजाई में मुंह ढककर सो जाते हैं। तो जब हम रजाई ओढ़कर सोते हैं, रजाई को ओढ़कर सोते हैं तो हमारी जो सांसें होती हैं गरम गरम होती है ना। तो रजाई कितनी जल्दी गर्म हो जाती है, तो रजाई गर्म क्यों होती है, वो हमारी सांसों से गर्म होती है, सांसों से। क्योंकि हमारी सांसों में क्या है, CO2, हम बाहर क्या निकाल रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की वजह से रजाई के अंदर गर्मी, क्योंकि जो CO2 है ना वो गर्म होती है बेटा, गर्म होती है। गरम गरम सांसें महसूस की हैं आपने अपनी, अपनी बेटा किसी और है, आपको कभी फीलिंग आई है कि आपकी जो सांसें आप बाहर छोड़ रहे हो कितनी गरम गरम होती हैं।
तो वो CO2 होती है। CO2 के अंदर गर्मी होती है। तो अगर एनवायरमेंट में CO2 बढ़ेगी तो एनवायरमेंट में गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो बेटा पोलराइज पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? बिल्कुल पिघलेगी, बिल्कुल सही बात है? ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइज, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी सही बात है ग्लोबल। और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से ही तो CO2 बढ़ रही है और उसी के कारण हमारी बर्फ पिघल रही है ना? तो यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। हाँ, डेंसिटी की वजह से बेटा कोई भी वस्तु बेटा पानी में तैरती या डूबती है। डेंसिटी, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो तैरेगी, पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो डूबेगी, ऐसे ही कुछ है ना? नहीं, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी कम होनी चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। पानी में तैरने के लिए वॉल्यूम होना चाहिए ज्यादा और डेंसिटी होनी चाहिए कम। अगर डेंसिटी कम और वॉल्यूम ज्यादा है तो हम पानी में तैरने लगते हैं, और अगर डेंसिटी बढ़ गई वॉल्यूम कम हो गया तो पानी में डूब जाते हैं, है ना? इसका छोटा सा उदाहरण यह है कि एक बड़ा सा जहाज भी पानी में डूबता नहीं है, लेकिन एक छोटा पत्थर भी पानी में डूब जाता है, क्योंकि छोटे पत्थर का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है और जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। जबकि जो पानी का जहाज है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, पानी के जहाज का वॉल्यूम, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो तैरने का नियम है डेंसिटी, लेकिन वस्तु जो हल्की महसूस होती है ना वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से है ना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट है। देखो, हम लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, हम लाइफ जैकेट पहनने के बाद पानी में क्या कहते हैं, डूबते नहीं है, तैरने लगते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर लाइफ जैकेट पहनने से क्या होता है ना, हमारे शरीर का आकार बढ़ गया, हमारे शरीर का आकार बढ़ गया तो हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। तो लाइफ जैकेट पहनने से हमारा वॉल्यूम तो बढ़ गया और डेंसिटी हो गई कम, तो इसीलिए हम पानी में तैरने लगते हैं। तो जितना वॉल्यूम बढ़ा लेंगे हम अपना, उतना हम पानी में तैरने लगेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। कहते हैं ना कि जब हम सांस छोड़ देते हैं तो पानी में डूब जाते हैं। जब तक शरीर में सांस है तब तक हम पानी के ऊपर रहते हैं, अगर बॉडी में से सांस निकल गई बाहर तो हम पानी में डूबते चले जाएंगे, है ना? हाँ, सांस छोड़ते डूब जाएंगे, क्योंकि जब हम सांस भरते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, हवा भर जाती है। तो जब शरीर के अंदर हवा भर जाती है तो शरीर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने से हम पानी में डूबते नहीं है। हम हमेशा पानी में तभी डूबते हैं जब शरीर में से सारी सांस निकल जाती है बाहर। अगर बॉडी में तुमने पूरी सांस ले रखी है, तुम बेटा पूरी बॉडी में सांस भरना और नाक बंद करके उल्टे लेट जाना पानी में, और जब तुम उल्टे लेट जाओगे ना तो तुम देखोगे तो तुम पानी के ऊपर ही ऊपर रहोगे, ऊपर ही ऊपर, पानी में डूबोगे नहीं। और तुम जैसे ही सांस छोड़ोगे ना पूरी, तो तुरंत पानी में नीचे चलते चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे तो मोटे लोग कभी डूबेंगे नहीं। तो बेटा जो वो मोटे जो लोग होते हैं उनकी जो डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में, वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा है, उनका वजन ज्यादा है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है मेरे भाई। उनका वजन ज्यादा नहीं हो गया मोटे लोगों का, वजन बढ़ने से भी तो डेंसिटी बढ़ती है ना? वैसे मैंने भी यही सोचा था जब मैंने फिजिक्स का लॉ पढ़ा था, मैंने कहा फिर तो दुनिया में जितने मोटे लोग हैं वो तो डूबने नहीं चाहिए। लेकिन फिर समझ आया, हाँ बेटा दुनिया में वो मोटा लोग नहीं, मतलब वो मोटे लोग नहीं डूबेंगे जिनका वजन ही 20 किलो है, 30 किलो है। मतलब बहुत मोटा इंसान है लेकिन उसका वजन 20 किलो का है, वो नहीं डूबेगा। तो मोटापे के साथ साथ वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ जाती है, तो फिर वॉल्यूम उतना बढ़ नहीं पाता, है ना? हाँ जी। समझ रहे हो? ये इसका आंसर तो हो गया। हाँ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए साहब। और देखो बाकी मैं तो देखो रीजनिंग पढ़ाता हूँ, बाकी मेरे ज्ञान में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कमी हो तो वो आप लोग खुद ही करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं तो क्या पढ़ाता हूँ, मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ। हो सकता है थोड़ी बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नॉलेज में जो आपको दे रहा हूँ वो गलत भी दे दूँ, तो उस समय मेरे को भैया गाली मत देना, ठीक है? वो खुद ही करेक्शन कर लेना अपने आप। मैं तो अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, बस जितनी छोटी मोटी मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ फिजिक्स में केमिस्ट्री में। समझ रहे हो? हाँ जी। भारत में भारत में ज्यादा से ज्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, किसान खेती से बाहर होते जा रहे हैं।
है ना, किसान खेती से बाहर हो जाए। हाँ हाँ, वही तो मैं बताता हूँ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना मास बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ने से ये घटती है, मास बढ़ने से ये बढ़ती है। तो मोटे आदमियों में क्या होता है, मोटे आदमियों में क्या होता है, मास भी बढ़ गया, वॉल्यूम भी घट गया, तो कोई फायदा नहीं होता, डेंसिटी उतनी की उतनी बनी रहती है। डेंसिटी के लिए ये कांस्टेंट रह के ये बढ़ना चाहिए, तब डेंसिटी घटेगी। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। तुम सरफेस टेंशन के पीछे कहाँ पड़ गए, क्या सरफेस टेंशन यूज कर रहे हो तुम? देयर लैंड बेस इज गेटिंग स्मॉलर, सही बात है बेटा, उनका भूमि आधार छोटा होता जा रहा है। पहले लोग बेटा पूरे भारत देश में खेती करते थे, अब हर जगह बेटा शहर बनते जा रहे हैं, हाईवे बनते जा रहे हैं, तो उनकी जो खेती करने का एरिया वो छोटा होता जा रहा है। तो जो किसान है वो जबरन खेती से बाहर होते जा रहे हैं, बिल्कुल जबरन खेती से बाहर होते जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल बाहर होते जा रहे हैं। आज तो सर मजा ही आ गया, आज तो आप डॉक्टर बन गए बिल्कुल इसके कोई नोट्स नहीं बनाने। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का, आपने कभी सेफ्टी फ्यूज देखे हैं? आपने सेफ्टी फ्यूज देखे हैं बेटा? सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, आ कहाँ गए हमारे सेफ्टी फ्यूज, ये सेफ्टी फ्यूज है, ये आप लोगों ने देखे होंगे सेफ्टी फ्यूज बचपन में। देखो हमारे घर में कटआउट यूज करते थे पहले, हमारे जो मीटर लगा था वो कटआउट, ये वाला मीटर लगा हुआ था, ये यूज करते थे हम बचपन में अपने घरों में। तो यहाँ पर एक वायर होता था, जब वोल्टेज बेटा ज्यादा आती थी ना तो ये वायर उड़ जाता था, ये कट हो जाता था, तो इससे घर की लाइट कट हो जाती थी। आजकल तो सेफ्टी फ्यूज ये वाले भी यूज होते हैं, इसमें एक वायर होता है, ये फ्यूज वायर कहलाता है। आजकल तो एमसी लगती है घर में, क्या लगती है, एमसी भी लगती है, वो एमसी भी गिर जाती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है एमसी भी अपने आप गिर जाती है ना। तो जो सेफ्टी फ्यूज होते हैं वो उच्च गलनांक वाले तत्व के बने होते हैं, बिल्कुल गलत। सेफ्टी फ्यूज का जो गलनांक है वो तो निम्न होता है, निम्न, यानी कि ये थोड़ी सी भी हीट अगर इनको एक्स्ट्रा मिलती है ना, ये तुरंत गल जाते हैं, ये तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। हल्की सी भी अगर करंट एक्स्ट्रा फ्लो हो गई, हल्की सी भी करंट अगर एक्स्ट्रा फ्लो हो गई, ये तुरंत गल के टूट जाएंगे। तभी तो तुम्हें बेटा इलेक्ट्रिक शॉक से बचा पाएंगे। सेफ्टी अधिक विद्युतीय प्रवाह से होने वाले नुकसान से बचाता, सही बात है, सेफ्टी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज कॉज बाय एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ जी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बिल्कुल सही कहा, है ना। जैसे करंट ज्यादा फ्लो होती है ना, तो करंट क्या है, करंट हीट ही तो है बेटा, करंट इज इक्वल टू हीट, करंट इज इक्वल टू हीट, जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा हीट होगी। तो जैसे ही करंट बेटा एक्स्ट्रा करंट लगती है, एक्स्ट्रा करंट से एक्स्ट्रा हीटिंग जैसे ही मिलेगी, तुरंत ये ब्रेक हो जाएगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा, लाइट अपने आप कट हो जाएगी, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। एक गर्म उष्ण दिवस में खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है, आपने कभी बेटा, है ना, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में भैंस कहाँ नहाती है, तालाब और पोखर में, है गई भैंस पानी में। क्या कहते हैं, गई भैंस पानी में। गर्मियों में भैंस तालाब में क्यों पड़ी रहती है, क्योंकि तालाब का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, बिल्कुल सच बात है। गर्मी के दिनों में भैंसे तालाब पोखर में क्यों रहती हैं, वो इसलिए रहती हैं क्योंकि तालाब का पानी क्या होता है, तालाब का पानी ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों के दिनों में भैंसे तालाब में रहती हैं। हाँ, कल ऑफ है। गर्म होने पर पानी वाष्पीकृत होता है तथा ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सर तालाब का पानी गर्मियों में ठंडा कैसे हो सकता है, ये तो गर्म होना चाहिए। मान लो सनलाइट आ रही है, अगर सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट अगर आ रही है तो ये पानी तो गर्म हो जाना चाहिए ना, गर्म, ये गर्म क्यों नहीं हो रहा, पानी ठंडा का ठंडा क्यों रह रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे पता है क्या रीजन है? जैसे ये जो वाटर है ना, ये वाटर बिना बॉईल हुए, एक तो देखो पानी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है सर, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का तरीका है कि पहले इसको बॉइलिंग पॉइंट पर इसको बॉईल करो। बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड का, तो पहले इसको बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करो, देन आफ्टर वो लिक्विड, है ना, किस में कन्वर्ट होगा, बाष्पीकृत होके वाष्प में बदल जाएगा, है ना, एयर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तालाब में क्या होता है, तालाब में ये जो पानी गर्म होता है ना, तो ये जो पानी गर्म होता है, ये जो लिक्विड है ये अपने आप बेटा एयर में कन्वर्ट होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे आए। कैसे कैसे
कि जो हमारी लेटेंट हीट है ना, सॉरी, जो हमारी हीट एनर्जी है ना, वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाती है। एक लेटेंट हीट फिजिक्स में यूज होता है वर्ड लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। एक ऐसी ऊष्मा जिसके जरिए कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेता है, ये गुप्त ऊष्मा कहती है। जैसे मैं मतलब कोई भी, है ना, पानी आपके सामने, वो अचानक से हवा बन जाए बिना गर्म किए, बिना बॉईल किए, तो ये जादू कैसे हुआ? ऊष्मा कहाँ, इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। तो पानी के तालाब में क्या होता है? पानी के तालाब में यही होता है, जैसे ही ऊपर की सरफेस गर्म होती है ना, तो वो जो गर्म पानी है वो तुरंत तुरंत बाष्पीकृत होता रहता है। तो ठंडा का ठंडा पानी बना रहता है तालाब का, तालाब का पानी ठंडा का ठंडा पानी बना रहता है, गर्म पानी वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर्स बनते रहते हैं तुरंत की तुरंत, बिना बॉईल हुए। ऐसा नहीं कि पहले ये बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वेपर बन रहे ये लेटेंट हीट की वजह से ऐसा होता है ना, ये लेटेंट हीट की वजह से ऐसा होता है। तो यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि गई भैंस पानी में गर्मियों में, यही है। ये कहाँ आ गए हम, रीजनिंग ही नहीं लग रही तो मजा आ गया। अरे तो रीजनिंग थोड़ी है, ये तो साइंस है, मैंने कहा तो था। ये रीजनिंग नहीं है, सब साइंस है। सेमिनार में एंट्री मिल जाएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। चलिए, कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है। आपने देखा होगा बेटा, कार्बन बेटा, है ना, कोयले से लेके हीरे तक हर जगह कार्बन ही कार्बन है। कोयले से लेके हीरे तक हर चीज क्या है दुनिया में? कार्बन। कोयले से लेके हीरे तक दुनिया में हर चीज कार्बन है। कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा क्या बनाता है? सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है कार्बन, इसीलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है बेटा। कोयले से लेके हीरे तक हर चीज कार्बन ही कार्बन है, हर चीज कार्बन ही कार्बन है। चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं? बताओ भाई, आप लोग रात में उड़ते हो कि नहीं उड़ते? जल्दी से बताओ बेटा, कौन कौन बच्चा है जो रात भर पढ़ाई करता है? कितने बच्चे हैं जो रात में उड़ते हैं? कितने बच्चे रात में उड़ते हैं? आप लोग उड़ते हो ना रात में, तो आप चमगादड़ी तो हो और क्या हो, है? बिल्कुल अल्ट्रासोनिक तरंगे निकालते हैं, बिल्कुल, इसलिए वो रात में उड़ पाते हैं मजे से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है ना भैया। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है लाला लाजपत राय जी का, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बताओ, वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। गो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज इंक्लूड इन द साइमन कमीशन। मेरे ख्याल से तो ये सही है कि साइमन गो बैक के नारे इसलिए लगे थे क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था वो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध इसलिए किया था लाहौर में, क्योंकि उस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। कोई भी इंडियन कोई भी इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन नहीं था। ये बात सच है शायद। बाकी तो देखो, अभिषेक सर करेंगे तुम्हें कंफर्मेशन, बट मेरी जानकारी के हिसाब से तो ऑप्शन ए है मेरी जानकारी के हिसाब से तो ऑप्शन ए है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। हिमालय की जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। लो भाई, ज्योग्राफी विवेक सर को याद कर लो तुम। हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल होता है ह्यूमस। सर ये ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ना। हिमालय जंगलों की मिट्टी में क्या होता है ना, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे उसी मिट्टी में समा जाते हैं, तो उसके जीवाश्म से हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन जाती है। पहले पुराने जमाने में लोग, अभी भी लोग खेतों में क्या करते थे? मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए पॉटी करते थे, है ना। हाँ, तो वो ह्यूमस मात्रा प्रचुर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एरिया इन द हिमालय इज फॉरेस्टेड, बिल्कुल सही बात है, वन आच्छादित है। तो उससे क्या होता है, ह्यूमस जितना 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 फॉरेस्टेड होगा एरिया, उतनी ही ह्यूमस प्रचुर मात्रा में बढ़ेगी, उतनी ही, है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब, चलिए साहब, तो भैया हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई, फिजिक्स का भी क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री का भी आ गया है। किसी किसी गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? सर, गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित कर ही सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर होते हैं भैया। गैस को दबाव डालकर तो आसानी से दबा सकते हो। देखना, गैस के मॉलिक्यूल देखना, गैस के मॉलिक्यूल कितने दूर दूर है। तो गैस को अगर प्रेशराइज करोगे तो आराम से उसके मॉलिक्यूल को पास पास लाया जा सकता है। अ गैस कैन इजीली बी कंप्रेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, बिल्कुल आराम से प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। सिंस द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन गैसेस आर वेरी लार्ज, बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि गैस को इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं। यही कारण है कि गैस को इजीली हम
कंप्रेस भी कर सकते हैं। यही कारण है गैस को हम इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं। अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार ये तो। अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है, ये बताओ। पहाड़ों पर मैगी बेटा 2 मिनट में पकती है 20 मिनट में, जल्दी से बताओ। पहाड़ों पर मैगी 2 मिनट में पकती है या 20 मिनट में? सर पहाड़ों पर जो मैगी है ना वो 20 मिनट में पकती है, इसीलिए मैगी की कीमत बहुत है। पहाड़ों पर मैगी पकती नहीं है, बहुत समय लगता है मैगी पकने में। तो अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है ना। जितना हम समुद्र तल पे भोजन बनाएंगे उतना उतना भोजन अच्छे से पकेगा, और जितना हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे उतना भोजन देरी से पकेगा। क्या रीजन है उसके पीछे? रीजन क्या है? देखो ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी ना वैसे वैसे प्रेशर का क्या होगा, वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा सर, वैसे वैसे प्रेशर घटता चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा है। और जितना ऊपर चलते चले जाओगे प्रेशर घटता चला जाएगा, है ना। प्रेशर जो है, प्रेशर हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइट बढ़ने पर प्रेशर डिक्रीज होता है, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट भी ना डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो जो पानी समुद्र तल पे 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा, जो पानी समुद्र तल पे 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है वही पानी पहाड़ों पे 80 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। और अगर पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है तो कोई चीज बेटा जल्दी कहाँ पकेगी, जल्दी कहाँ पकेगी? 80 डिग्री सेल्सियस में पकेगी या फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस में पकेगी? अगर किसी भी चीज को हमें पकाना है ना। नहीं ये मैंने गलत कर दिया शायद, हाइट बढ़ने से प्रेशर घट जाता है ना, उल्टा हो गया। हाइट बढ़ने से प्रेशर हाइट बढ़ने से प्रेशर घट गया, प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। हाँ, प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कोई चीज अगर 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रही है, आलू अगर 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है या फिर आलू 80 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है तो जल्दी कहाँ पकेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आलू 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा तो जल्दी पकेगा, और अगर आलू 80 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा तो देर से पकेगा। तो पहाड़ों पर क्या होता है, हाइट बढ़ जाती है, हाइट बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने से खाना देरी से पकता है। तो अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आवश्यक है। आप लोगों को पता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? जो प्रेशर कुकर होता है ना वो प्रेशर को बढ़ा देता है। जो हमारे कुकर होते हैं, जो हमारे कुकर होते हैं प्रेशर कुकर, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होता है कि जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलनी है वो उबलती है 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो आलू अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालोगे तो जल्दी पकेगा या 140 डिग्री सेल्सियस पे उबालोगे तो जल्दी पकेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आलू को मैं 140 डिग्री सेल्सियस पे उबालूंगा तो जल्दी पकेगा। तो प्रेशर कुकर में इसलिए खाना जल्दी पकता है। चावल बेटा तुम खुले हुए बर्तन में उबालो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट लेंगे चावल पकने में, लेकिन तुम प्रेशर कुकर में उबालो तो 2 मिनट में चावल पक जाएगा, एक सीटी में। एक सीटी में क्यों पक जाएगा? क्योंकि प्रेशर कुकर प्रेशर बढ़ा देता है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होता है? चीजें जल्दी पकती है, चीजें जल्दी पकती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस एट हाई ऑल्टीट्यूड, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एट हाई ऑल्टीट्यूड, गलत, ये गलत है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है हाइट बढ़ने से, हाइट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, हाइट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, हाइट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है ना। सर हम अभी पका ही रहे हैं। हाँ जी। तो ये है खाना जल्दी पकने का कारण प्रेशर कुकर में, और ये है खाना देरी से पकने का कारण पहाड़ों पे। पहाड़ों पे खाना बहुत देरी से पकता है, प्रेशर कम हो जाता है। हाँ जी,
जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, बिल्कुल सही बात है। बेटा तुम बर्फ को पिघलाना, तो जो बर्फ का पानी होता है ना उसका तापमान बर्फ के तापमान के बराबर ही होता है, क्योंकि वहां पे भी ना लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है ना, वहां पर भी किसका कंसेप्ट आता है, लेटेंट हीट का। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एक्चुअली जो हीट दे रहे हैं ना हम, तुम कहोगे सर बर्फ तो तब पिघल रही है ना जब बर्फ में हीट दी जा रही है, वो जो हीट है ना वो स्टेट को चेंज कर दे रही है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रही है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रही है। समझ गए हो? चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। मुलाकात करते हैं अब सीधा मंडे को या फिर कल पटना में। और ये खुशखबरी फैला दो, आग लगा दो करियर विल पर। अब सारी के सारे कोर्सेज मात्र 599 में है। जो मर्जी वो बैच ले लो। रेलवे स्पेशल बैच मात्र 199 में है। बाकी सारे स्पेशल बैचेस मात्र 599 में है। जो मर्जी वो बैच खरीद लो। दिवाली धमाका, दिवाली धमाका, दिवाली धमाका। कल हम मिलेंगे पटना, पटना, पटना। चलिए।